नमस्कार मित्रों, मैं ऋषिनाथ सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। जी हाँ, आप ही का है भाई। आप लोगों की वजह से हम लोग हैं। आप पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं, तभी तो हमारा एक परिवार बना है और परिवार मिलकर ही चलता है ना। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा सर पहली लाइन यही बोलते हो, आपका अपना। तो मैंने आज ये क्लियर कर दिया मैं क्यों ऐसे बोलता हूँ। हिंदी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत दिनों बाद आज हिंदी की क्लास हो रही है। मेरा कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ था, कुछ अन्य कक्षाओं में भी मैं बिज़ी था, जिस वजह से नहीं हो पा रही थी हिंदी की बात। आज हम हिंदी की बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा अलंकार है, जो पिछले में अलंकार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, उससे आगे की बात हम कर रहे हैं। तो आज का अलंकार आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरे पीछे लिखा हुआ है भ्रांतिमान अलंकार। नाम से ही समझ गए होंगे। भ्रांति का अर्थ जानते हैं ना, भ्रम हो जाना किसी चीज़ का धोखा हो जाना, भ्रम हो जाना ही भ्रांति होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा पे। वैसे तो भ्रांति शब्द ही ऐसा है कि उसको समझ लिया है अगर आपने, या भ्रांतिमान का अर्थ आपको समझ में आ गया तो आप उसकी परिभाषा खुद बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं। कंपटीशन के विद्यार्थी भी होंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाई स्कूल 8वें 9वें के भी बच्चे होंगे जो हमें देखते होंगे। तो उनके लिए और सभी के लिए, क्योंकि बच्चे सभी एक समान है जो पढ़ रहे हैं, मैंने परिभाषा आप लोगों को बता देता हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। काव्य में जहाँ, काव्य शब्द सर बार बार क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई बता रखा है अलंकार क्या है। वो आभूषण है, वो शब्द हैं जो कविता की सुंदरता को, उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, है ना। काव्य में जहां प्रस्तुत को देखकर, यानी कि जो चीज आपको दिख रही है, प्रस्तुत है आपकी आंखों के सामने, को देखकर किसी विशेषता समानता के कारण, कोई विशेषता और समानता के कारण किसी दूसरे का भ्रम हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। आगे देख लीजिए। जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। दोनों परिभाषाओं का अर्थ एक ही है। मैंने पिछली बार आपको संदेह में एक उदाहरण दिया था, सांप वाला, याद होगा आप लोगों को, कि आपने कमरा खोला, आप कमरे में गए और आपने देखा दूर से कि एक लंबी सी रस्सी पड़ी हुई है। तो आपने कहा अरे ये लंबी सी रस्सी, लंबा सा तो सांप भी होता है, आपके दिमाग में आया, समानता आपको एक पता चली। ठीक है, एक और उसकी विशेषता, अरे सांप काट लेता है, कहीं ये वही तो नहीं, और आपको एकदम से भ्रांति हो गई। जाके आपने चेक किया और उसको उठाया, अरे ये तो रस्सी निकली है भाई, ये सांप नहीं है, ये नहीं काटेगी। रस्सी कभी काट सकती है क्या? रस्सी नहीं काटेगी। हमें भ्रम हो गया था सांप होने का। आप मार्केट में घूमने जा रहे हैं, आपकी मित्र, आपका सखा, आपकी सहेली आगे जा रही है आपसे, और आपको उसकी कद काठी देखकर ये महसूस हुआ, अरे कहीं ये सुमित तो नहीं है, या ये वैशाली तो नहीं है जो मेरी कक्षा में पढ़ती है। देखो वही हाइट है इसकी, वैसे ही बाल काटे हुए हैं इसने, और वैसे ही हाथ चल रहे हैं इसके, है ना, चलने का ढंग भी वैसा ही है। भाई लड़के लोग हैं वो सुमित समझ लें कि अरे ये सुमित ही लग रहा है, थोड़ा मोटा सा है, ठीक है, नाटा सा है, घुंघराले बाल हैं, पीछे से बाल जो है बड़े स्टाइलिश कर रखे हैं, वही लग रहा है। और आपने पास पहुंच के जैसे हाथ रखा है ऐसे, अरे भाई सुनो, या अरे यार सुन भाई, है ना, अरे आप चौंक, ये अच्छा सॉरी यार, ये गलती हो गई, मुझे लगा कि मेरा मित्र साथ में था। ये होती है भ्रांति हो जाना, किसी और को समझ लेना। ठीक है, क्या प्रस्तुत को, मतलब जो आपके सामने था, जो आपके सामने प्रस्तुत था, उसमें किसी और की विशेषता या समानता को समझ लेना और आपका भ्रम हो जाना, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। तो फटाफट अपनी कॉपियां निकालिए सर, आप लोग अपनी कॉपियां निकालिए। इस परिभाषा को तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब आपको लोगों को मैं लिखाता हूं उदाहरण। नोट कर लिया होगा परिभाषा तो आप लोगों ने ना अपनी कॉपियों में। अब बात आती है उदाहरण की।
देखिए पहला उदाहरण आप लोगों के सामने, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, बड़ा आसान सा है, आप पढ़ के समझ जाएंगे। मुन्ना बालक को कहा जा रहा है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। बच्चा है, मुन्ना है, बालक है छोटा, उसने अपनी मम्मी के सिर पर दो चोटियां देखी। भाई आप जानते होंगे, आप जानती होंगी, लड़कियां जो भी हैं, जब आप स्कूल पढ़ने जाती थी तो दो चोटियां करके जाती थी ना, और फिर जो है कोई महिला है, शादी हो गई है और उसके बाद ही वो दो चोटियां कर रही है। तो मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर। अरे बच्चा भाग उठा भय मानकर, डर कर, भय माने डरना, भय मानकर। और क्या मानकर उसे डर लग रहा है, क्या सोचकर वो डर रहा है, या किस बात की उसे भ्रांति भ्रम हो जा रहा है? मम्मी की चोटियों को देखकर दो सिर पर सांपिन लोटी। क्या समझा बच्चा, क्या समझा बालक? आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चे ने अपनी मम्मी के सिर पर दो चोटियां जब देखी तो उसे लगा अरे हाय, मम्मी के सिर पर तो दो दो सांप लौट रहे हैं, दो सांपिन लौट रही हैं, और वो डर के मारे भाग उठा। यहाँ भ्रांतिमान है, बच्चा जो है वो भ्रम में आ गया है, ठीक है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी की चोटियां हैं या फिर ये क्या है, सांप है। समझ में आ गया होगा, आसान था। आइए अगला देखते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से। नाक आप सबके पास है, सब जानते हैं। नाक का मोती जो लड़कियां, महिलाएं, स्त्रियां पहनती हैं, अपनी नाक में पहनती है ना, अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। यहाँ थोड़ा सा शायद आप लोगों को कठिनाई हो रही हो समझने में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रयास करिए, आप लोग अपना समझ में आ जाएगा। नाक का मोती जो आप नाक में पहनती हैं, मोती, अधर की कांति में। अधर क्या है? अधर, अधर कहते हैं नीचे के होंठ को, आपका लोअर लिप, इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं लोअर लिप, अधर कहते हैं इसको, नीचे का होंठ, ठीक है, अधर। अब बच्चों के मन में आएगा सर कैसे ये बात? आपने सुना होगा मुरलीधर, मुरलीधर श्री कृष्ण, तो उन्हें मुरलीधर कहा जा रहा है क्योंकि मुरली को रखकर वो कहाँ बजाते हैं? अपने अधर पे रखते हैं, इस तरीके से फिर बजाते हैं। आप अपना पेन रखकर देख लीजिए, आप अधर पे रखेंगे, नीचे के होंठ पे रखेंगे। कृष्ण जी भी नीचे के होठों पे रख के ही अपनी मुरली बजाते हैं और उसकी धुन से सब खींचे चले जाते हैं। तो नाक का मोती जो है अधर की कांति से, अधर मतलब नीचे की होंठ की जो चमक है, समझ में आ रहा है? अधर मतलब नीचे का होंठ, कांति, पेन ही गिर गया, कोई बात नहीं। कांति का अर्थ है चमक, लाल लाल होंठ हैं, गुलाबी होंठ हैं, तो लाल लाल होंठों की जो चमक है, नीचे वाला होंठ का जो लाल चमक है। बीज दाड़िम, दाड़िम कहा जाता है अनार के बीज को। अनार तो खाए हो ना, अनार को कभी कभार जब छीलते हो तो उसमें दो तरह के दाने निकलते हैं, या तो सब लाल होते हैं या कुछ दाने ऐसे होते हैं जो हल्के लाल और हल्के सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ देखिए सफ़ेद मोती, अधर, नीचे का होंठ किस तरह से चमक रहा है? लाल चमक रहा है। बीज दाड़िम का, कायगा अनार का बीज समझ लिया है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, है ना, क्या भ्रम हो गया? नाक के मोती का भ्रम क्या हो गया? नीचे के होंठ की जो चमक, नीचे के होंठ की जो चमक, लाल चमक कहाँ पड़ रही थी? नाक के मोती पर पड़ रही थी। तो नाक का मोती कैसा चमक रहा था? जैसे अनार का बीज चमकता है, लाल सफेद होते हैं ना कुछ बीज, इस बात का भ्रम हो गया, ठीक है। नाक के मोती को क्या समझ लिया गया है? अनार का बीज। देखकर, उसको देखकर, उस मोती को देखकर सहसा, अचानक, सहसा माने एकदम से, अचानक, हुआ शुक मौन है। शुक जानते हैं ना? अरे मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दे देता हूँ। राधा कृष्ण नाटक आप लोग देखते होंगे, अधिकतर लोग देखते होंगे,
अब यहाँ कोई ये मत कहिएगा कि सर मैं तो नहीं देखता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो देखते होंगे। उसमें अभी एक संवाद चला बीच में, उसके कुछ एपिसोड्स में, जहां पर राधा जी के साथ एक तोता रहता था और राधा जी ने उसका नाम शुका रखा था, है ना। तो शुक किसे कहा जाता है? तोते को कहा जाता है। तो देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, उस नाक के मोती को देखकर जो बिल्कुल अनार के दाने की तरह लाल सफेद चमक रहा था, उसे देखकर हुआ शुक मौन है। तोता बिल्कुल शांत हो गया है, मौन माने शांत हो जाना। सोचता है, शुक सोच रहा है, अन्य शुक ये कौन है? अरे भाई मेरे जैसा ये सामने वाला कौन है? नाक के मोती का भ्रम हो गया उसको। तो वो सोच रहा है ये कौन है जिसका ये लाल सफेद चमक पड़ रही है मोती पर, और वो कहां से पड़ रही है चमक? होंठ से, नीचे के होंठ से लाल चमक कहां पड़ रही है? नाक के मोती पर। उसे देखकर तोता शांत है, मौन है और सोच रहा है क्या कि भैया मेरे समान ये दूसरा शुक कौन है, दूसरा तोता कौन है। यहाँ पर तोते को भ्रम हो गया मोती को देखकर, और वो ये समझने लगा कि भाई मेरे ही समान कोई और तोता आ गया है। तो मेरे को पूरी आशा है कि इन दो उदाहरणों से जो मैंने आपको दिए आपको समझ में आ गया होगा। अन्य भी बहुत से उदाहरण हैं, इन दो से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ दो लिखे हैं। अब आप लोगों को क्या करेंगे, अपने घरों में आप कविताओं को पढ़िए, चीज़ों को पढ़िए, देखिए कहाँ पर कैसे कौन सा अलंकार लग रहा है, उसका पहचान करना सीखिए। ये आप लोगों का काम है। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए आपका होमवर्क क्या है? सभी चीज़ों को एक बार फिर से दोहरा लेना है, रिवीजन कर लेना है। कोई कमी अपनी तरफ से आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल मतलब मेरा क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए।